जम्मू के लिए हमको एक अपोलो का नाम बड़ा फेमस नाम है, वो आ गए हमारे पास। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बड़ा क्लियर कहा है पॉलिटिशियंस के बारे में, मीडिया के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, बाकी लोगों के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि उनका नंबर आएगा जो 50 साल के ऊपर वाले लोगों के नंबर आएंगे, तो उसमें उसका थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आदाब। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू हमारे साथ हैं। ब्यूरोक्रेसी में खामोश रहने वाले, कम बोलने वाले, लेकिन जिनके बारे में ये मशहूर है कि करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बोलने में कम, मेरे साथ इस वक्त हैं। डुल्लू साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस चीज़ के लिए कि कोविड-19 अभी भी है, लेकिन हम वैक्सीनेशन तक पहुंच गए हैं। मुझे ये बताएं कि मार्च 24 और आज जनवरी है, कैसी गुजरी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका ये पूरा वक्त? इसमें क्या कोविड के अलावा कुछ और करने का मौका मिला आपको? जी हाँ, कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब से इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया, तब से हंगामी कदम उठाने पड़े कोविड को मैनेज करने के लिए। यहाँ भी जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर टेस्टिंग टीम्स लगानी पड़ी, सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट के मेजर्स उठाने पड़े, टेस्टिंग को हमने बढ़ाना पड़ा। जो टेस्ट यहाँ पर स्टेट में कभी होते नहीं थे, उस तरीके के टेस्ट यहाँ करने पड़े। हमारे सारे मेडिकल कॉलेज आज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, RT-PCR टेस्ट कर रहा है। हमें हेल्थ सिस्टम को रैंप अप करने की ज़रूरत पड़ी। हमारे वेंटिलेटर्स की बात करें, कार्डियक मॉनिटर्स की बात करें, नेबुलाइजर्स की बात करें, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, भारी तादाद में इनको डिप्लॉय किया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोविड बेड्स लगभग 22,000 के करीब आइसोलेशन बेड्स सेटअप किए गए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। तो ये बात फैक्ट है कि नॉन कोविड एक्टिविटीज़ जो थी इस पीरियड में, वो कुछ हद तक सफ़र की, क्योंकि हमारे कई सारे अस्पताल जो हैं वो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर किए गए, और लोगों में भी हिचकिचाहट थी अस्पताल में आने की, क्योंकि कहीं इन्फेक्शन हो जाए, इस तरीके के खदशा थे। तो अब हम, मुझे लगता है कि उस फेज़ से गुज़र चुके हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कोविड हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं नॉन कोविड हॉस्पिटल्स। नॉन कोविड का रास्ता बढ़ रहा है, OPD शुरू हो चुकी है, और अब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया था वो अब नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए भी काम आएगा। जैसे आपने कोविड की बात की, तो मार्च 24 को ये कोविड का लॉकडाउन यहाँ पे शुरू हुआ। तवक्का नहीं थी कि, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ल्ड में बहुत सारे और भी इस तरह के पेंडेमिक्स आए, लेकिन भारत उनसे जो है बचा रहा। लेकिन इसको को भी लग रहा, शुरुआत में तो यही लग रहा था कि शायद ये पेंडेमिक जम्मू कश्मीर में इतना प्रखर रूप धारण नहीं करेगी। आपसे जानना चाहूँगा डुल्लू साहब, एक ऐसी पेंडेमिक जिसमें आपको रोज़ अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है, रोज़ आपको अपना प्लान बदलना है, आपसे ये समझना चाहूँगा कि टायरिंग मेंटली कितना टायरिंग था ये, कि आप सुबह उठते हैं एक नई स्ट्रैटेजी है, आप सुबह उठते हैं एक नई चीज़ मार्केट में आ चुकी है। ये बात सही है कि कोविड के बारे में हमारे UT में, और मैं कहूँगा कि पूरे मेडिकल कम्युनिटी में ज़्यादा पता नहीं था इस डिज़ीज़ के बारे में। एक नई डिज़ीज़ थी, इसको कैसे डील करना है, इसका टेस्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम प्लानिंग करते थे इन एंटिसिपेशन कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हमारा काम चला शुरू में, लेकिन 2-3 महीनों के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि किस किस चीज़ की हमको इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने फोकस को अपना ज़्यादा फाइन ट्यून किया, टेस्टिंग पर फोकस को फाइन ट्यून किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइन ट्यून किया, हमारे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर फाइन ट्यून किया। उसके हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। स्ट्रेसिंग होता था ये तो स्ट्रेसिंग वक्त था, काफ़ी वक्त था। अगर आप देखेंगे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि पेशेंट्स को देखते थे, वार्ड्स में देखते थे। लेकिन प्रेशर तो अक्सर ये रहता है कि फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सर पे तो बहुत बोझ रहता है, सारा स्ट्रेस आपके ऊपर, कि अगर डेथ काउंट बढ़ रहा है तो सवाल जवाब आप नीचे ज़रूर करते हैं, लेकिन आपसे ऊपर से भी सवाल जवाब हो रहे हैं, जी डेथ काउंट क्यों बढ़ रहा है, इस हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सिर्फ फाइनेंशियल कमिश्नर पर प्रेशर नहीं था, प्रेशर तो पूरे सिस्टम पर था जी। मैंने जैसे आपको कहा कि एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो किसी हॉस्पिटल का है, उसने भी अपना रोल निभाया,
उसका रोल किसी भी मायने में कम नहीं था जी। जो हमारे CMOs हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स मेडिकल कॉलेजेस के हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, इन्होंने अपना अपना काम निभाया। फिर क्लिनिशियंस थे, मेडिसिन के थे, एनेस्थीसिया के थे, चेस्ट मेडिसिन के थे, तो उन लोगों ने भी अपना अपना काम किया। तो प्रेशर तो काफ़ी था, हर आदमी पर तरह तरह का प्रेशर था। जैसे मैंने कहा कि इस डिजीज़ के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। डुल्लू साहब, एक चीज़ अब आप समझना चाहूँगा कि जिस तरह का प्रेशर आया और उसके बाद तमाम नज़रें जो है नारायणा की तरफ गईं और लोग नारायणा का बेड ढूंढने लगे, क्या एज फाइनेंशियल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आपके जहन में उस वक्त ये आया कि सालों की जो प्लानिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, उस प्लानिंग में किसी ने भी कभी प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने की कोशिश नहीं की? और आप इस सिमत में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अब जम्मू कश्मीर में आएगा, या इस पेंडेमिक के बाद हम अब वैक्सीनेशन के बाद कहेंगे चलो सब ठीक ठाक हो गया, रहने दीजिए, अब फिलहाल प्राइवेट को बाद में देख लेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा कि न सिर्फ प्राइवेट को बल्कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि जो नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, कठुआ, राजौरी, डोडा, अब उधमपुर में भी बनने जा रहा है। तो फिर उसके अलावा एम्स बन रहा है, हमारे कुछ हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जम्मू में, जिससे हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने हमको $50 मिलियन की ग्रांट का एश्योरेंस दिया है, तो उस पर भी काम चल रहा है, वो तो करना है। लेकिन साथ में प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमने जो हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकाली थी, शाया की थी, तो उसके रिस्पांस में हमको कई सारे प्रपोजल्स आए हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर में अपने हॉस्पिटल्स सेटअप करने को तैयार हैं। कश्मीर में कितने, जम्मू में कितने, को आइडिया दे सकते हैं? लगभग 2-3 कश्मीर में आए हमारे पास और 2-3 हमारे पास जम्मू में भी आए हुए हैं। ये बड़े नाम है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के? हाँ, इसमें से कुछ बड़े नाम हैं। अच्छा, तो कुछ बताना चाहेंगे अगर जो हमारे बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको? जो मैं आपको बताऊं, जैसे जम्मू के लिए हमको एक अपोलो का नाम बड़ा फेमस नाम है, वो आ गए हमारे पास, वो सेटअप करना चाहते हैं हॉस्पिटल। एक साउथ इंडिया में चेन है विरिंची करके, वो सेटअप करना चाहते हैं हॉस्पिटल। एक कैपिटल करके है, ये यूके बेस्ड है, तो वो मेडिकल यूनिवर्सिटी सेटअप करना चाहते हैं और हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं, एक जम्मू में, एक कश्मीर में। इसके अलावा लोकल कुछ हमारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी अगर सपोर्ट किया जाए तो वो उनको भी हम उन पर भी डिपेंड करेंगे कि वो भी हमको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में मदद करें। डुल्लू साहब, ये भी सुनने में आया कि बहुत सारी जो प्राइवेट हेल्थ केयर में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मेदांता है, फोर्टिस है, इनका ये कहना है कि कुछ सर्वेज भी इन लोगों ने ग्राउंड पर करवाए थे। उन सर्वेज से इनको ये मालूम पड़ा था कि मार्केट नहीं है यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर के लिए, तो इन लोगों ने अपने वो प्रपोजल्स जो है वाइंड अप करे। क्या ये जो नए आए हैं, आर दे कन्विंस्ड दैट दे वांट टू स्टे हियर, या उनका भी ये है कि सर्वे कराने के बाद वो कहेंगे जी कि यहाँ तो मार्केट ही नहीं है? नहीं, जो 4-5 नाम मैंने कहे, ये मुझे लगता है कि काफ़ी सीरियस प्लेयर्स हैं और इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है बाकी जगहों पर हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का। हमें उम्मीद है कि वो सेटअप करेंगे यहाँ हॉस्पिटल्स। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जब एक हॉस्पिटल यहाँ सेटअप हो जाएगा तो एक बी लाइन जिसको कहते हैं कि लोगों की सेटअप की आ जाएगी, कि दे विल आल्सो बी कीन टू सेटअप हॉस्पिटल्स इन J&K। अब हमने एक स्कीम जो लॉन्च की है सेहत, जिसके तहत अब लोगों को एक ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में जाएं और मुफ्त इलाज उनका हो। तो वो भी एक बड़ा अट्रैक्शन होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए आने के लिए, क्योंकि जो गरीब आदमी है जो प्राइवेट सेक्टर में जाने का को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो भी इन बड़े अस्पतालों में अपने मरीज़ का इलाज करा सकेगा। ये जो लैंड नॉर्म्स हमने ईज़ किए हैं, क्या इन लैंड नॉर्म्स के ईज़ होने के बाद आपको थोड़ा ट्रैक्शन बना है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कि अब जम्मू कश्मीर जाना ठीक है, कम से कम अगर हम ज़मीन लेंगे तो दैट विल बी आवर्स? हाँ, वही एक अड़चन था कि लैंड नहीं मिलती थी। अब लैंड जब मिलेगी तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएंगे और हमको डेली कुछ ना कुछ प्रपोजल्स, कोई क्वायरीज इस तरीके की आ रही हैं। जब ये शुरू हो जाएगा, इसका कुछ 1-2 नाम यहाँ आना, उनका वो सेटअप करेंगे यहाँ पर हॉस्पिटल्स, तो मुझे लगता है कि फिर देयर विल बी ए क्यू ऑफ पीपल। मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँगा, जितने नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपने सेटअप किए हैं डुल्लू साहब,
ये मैं भी समझता हूँ कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें वक्त लगता है अगर आपने परमानेंट रिक्रूटमेंट करनी है। लेकिन SROs के ज़रिए जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं वो आपके लिए बाद में दर्द सर बन जाता है। आपने 2009 में जो रिक्रूटमेंट की थी, अभी तक अब वो लोग तमाम रेगुलराइजेशन आपसे डिमांड कर रहे हैं, और हकीकत भी है कि 10-11 साल देने के बाद वो लोग कह रहे हैं जी। एक तो ये कि उन लोगों का आप क्या करने जा रहे हैं जो SROs के थ्रू, अलग अलग SROs के थ्रू लगाए गए और इस वक्त वो रेगुलराइजेशन डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, क्या कोई नेक्सस है जो नेक्सस ये इंश्योर करता है कि पोस्टें टाइमली रिकमेंड हों ही नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन को और SSRB को, और जिन लोगों को SRO की बुनियाद पर लगाया गया है वो कंटिन्यू करें? जहाँ तक न्यू मेडिकल कॉलेजेस की बात है, जो 5 नए मेडिकल कॉलेज सेटअप हुए हैं, उसमें हमने ये बात सही है कि ये एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पर SRO के ज़रिए हमने रिक्रूटमेंट्स की है। लेकिन जैसे जैसे हमको SSRB से लिस्टें आ गई तो हमने उनको डिसएंगेज भी कर दिया, ठीक, जो वहाँ पर लगे थे SRO के तहत। और मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ SRO वाले लोग हैं। तो SRO वाले लोग हमारे पास फैकल्टी में हैं, और फैकल्टी में कहीं से शिकायत नहीं आई है कि कोई ओवरस्टे करे या कुछ करे, कहीं भी। इवन जब से SRO बनाया 2009 से, तब से कोई शिकायत नहीं आई है फैकल्टी की कि अगर कोई लग गया हो तो वो कंटिन्यू करने। तो ये डुल्लू साहब SRO के तहत लगे हुए टेक्नीशियंस हैं, बाकी लोग 2009 में जो लगे थे अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमें रेगुलराइज करें। आर यू फ्रेमिंग सम पॉलिसी फॉर देम? नहीं, अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है वो यही है कि 6 साल तक वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि 6 साल के बाद अगर वहाँ पर वैकेंसी फिर एग्जिस्ट करती हो तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। SRO उनको बाहर नहीं करता है दोबारा अप्लाई करने के लिए। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि रेगुलर बेसिस पर हमारी सिलेक्शंस टाइम पर हो जाएं। ये बात सही है कि कुछ लोग हैं अभी हमारे पास जो 2009, 2010, 2011 में रिक्रूट हुए, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर्स लाए हुए हैं। बट ये हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट्स रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए हो जाए और हम उन्हीं लोगों को ले लें जो कि रिक्रूटिंग एजेंसीज ने जिनको रिकमेंड किया हो। डुल्लू साहब, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हमारे हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, केरला, बाकी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, उस स्टेट से हम लोग टैलेंट को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? कब तक हम अपने मेडिकल कॉलेजेस को, अपने हॉस्पिटल्स को सबसर्विएंट टू रखेंगे लोकल टैलेंट? जो लोकल टैलेंट, अभी मेडिकल ऑफिसर्स की आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उसमें आपको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। डॉक्टर जो है आपका, जो ऑर्थोपेडिशियन आपका यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लग जाता है, अपॉइंट होता है, परमानेंट सरकारी मुलाजिम मिलती है, वो ग्रीनर पास्चर्स की तरफ कभी दिल्ली निकल जाता है, कहीं और निकल जाता है। तो व्हाई हैवंट वी बीन एबल टू अट्रैक्ट डॉक्टर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री? क्या इसकी तरफ कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो हमारी पॉलिसी है कि डोमिसाइल को ही लेना है, उसकी वजह से हमारे हाथ बंद जाते हैं कि हमको डोमिसाइल, जो J&K के डोमिसाइल हैं, उन्हीं को रिक्रूट करना है। ठीक, चाहे हम वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कर रहे हों या थ्रू SRO कर रहे हों। उसके बारे में सोचा जा रहा है कि SRO के तहत अगर हम जो रिक्रूटमेंट करें कि क्या उसमें हमको नॉन लोकल्स को भी अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि क्योंकि जब तक हम डोमिसाइल की बात करेंगे तो कुछ डिसिप्लिन्स में, खास तौर से जो सुपर स्पेशलिटी के डिसिप्लिन्स हैं, उसमें हमको टैलेंट विद इन द स्टेट नहीं मिल पाता है। ठीक, तो उसको देखने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा टैलेंट नहीं मिलता, डुल्लू साहब आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जो नया एम्स बनने जा रहा है, एम्स को लेकर भी अभी तक जो कोई इनकम्बरेंसेस, क्या अभी भी कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां उसमें हैं लैंड को लेकर, या बाकी कोई दिक्कत, या इट्स ऑल गोइंग वेल? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट पेस पर हो रही है, हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है उससे पहले ही ये तैयार हो जाए। एम्स का काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं है। जितने भी उनके इश्यूज़ थे उनको पूरे टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व कर दिया गया है। मुझे लगता है कि टाइम से पहले ही हमारे ये है एम्स की बिल्डिंग है, एम्स जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। और एम्स कश्मीर का काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज में भी एक और दिक्कत है, बहुत पुरानी दिक्कत है, कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो एडहॉक प्रिंसिपल्स हैं। हम परमानेंट प्रिंसिपल अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को नहीं दे पाते। तो क्या इस सिमत में कोई कोशिश करने जा रहे हैं कि कम से कम एडहॉकिज्म हमारे सारे सेक्टर्स से ख़त्म हो जाए? क्या आर यू डूइंग समथिंग फॉर? बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी एक फुल टाइम प्रिंसिपल दिया था। राजौरी में फुल टाइम प्रिंसिपल है, कठुआ में फुल टाइम प्रिंसिपल है। डोडा क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता था, तो बड़ी मुश्किल से किसी ने विलिंगनेस दिखाई तो उनको वहाँ भेजा हमने।
तो हम ये एडवोकेसिज्म दूर कर रहे हैं। हमने लेकिन डल्लू साहब क्या ये मानेंगे कि इसको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि आप एक वाया मीडिया तैयार करें, जिस वाया मीडिया में कम से कम नॉन लोकल्स, नॉन स्टेट, नॉन डोमिसाइल्स को मौका मिले इन इंस्टीट्यूशंस में आने का, कि अगर बहुत बेहतरीन दिमाग है कोई, उसको आप प्राइवेट सेक्टर में लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर में इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शोर हंगामा करना शुरू करेंगे। क्या आपको नहीं लगता ज़रूरत है कि आपको बहुत अच्छा दिमाग अगर देश के किसी भी कोने में मिल रहा है, आप उसको प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा लगाएं? जब स्किम्स बना था वहाँ पर भी यही इसी मेंटालिटी से काम शुरू किया गया था कि हमको देश का जो बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट है वो इधर आए और यहाँ काम करे और पेशेंट केयर में सपोर्ट करे, स्टेट को सपोर्ट करे। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पर टैलेंट आए। तो जो भी अड़चने हैं उसके बारे में सोचेंगे हम, क्या कर सकते हैं, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं उसको। बट इन द मीन टाइम जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में तो मतलब वो दे आर ऑलवेज वेलकम। तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर काफ़ी अब डेवलप हो जाएगा, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। डल्लू साहब, अगर मैं सुपर स्पेशलिटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं, दोनों जगह पर आपके पास इस वक्त फैकल्टी की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और दोनों जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है कि अगर कार्डियोलॉजी में आपको कॉरोनरी आर्टरी बाईपास करवाना है तो आपके पास रिक्विजिट इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो आपको टाइमली डॉक्टर्स नहीं मिलते। दूसरी दिक्कत ये, अगर रात के टाइम में हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो कोई भी सीनियर डॉक्टर आपको जो है वो कैथ लैब खोलने के लिए तैयार नहीं, वो रात को कॉरोनरी आर्टरी बाईपास करने के लिए तैयार नहीं, तो मजबूर होकर आपको आपका पेशेंट जो है यहाँ से एम्बुलेंसेज में पंजाब भगाना पड़ता है। क्या इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए और इन लेक्यूनाज को रिमूव करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमने अभी हाल ही में जो इसके रिक्रूटमेंट रूल्स थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वो बनाए। कुछ अड़चने थी पुराने रूल्स में जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट्स नहीं हो पा रही थी, तो वो हटाई। और कुछ लिटिगेशन भी है कुछ 1-2 केसेस में, उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टे वगैरह वकेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि ये नए रिक्रूटमेंट रूल्स के बाद हम रिक्रूटमेंट कर सकेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़, और हमारी फैकल्टी की शॉर्टेज कम होगी। हमने इन द मीन टाइम हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में श्रीनगर में भी और जम्मू में भी अभी हम DM के कोर्सेज शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास प्रोफेसर्स नहीं थे, लेकिन DNB के कोर्सेज हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो हमको गाइड्स और को गाइड्स चाहिए वो हमारे पास मौजूद हैं। तो DNB के प्रोग्राम हमने शुरू किया। कार्डियोलॉजी में हमारे पास 2 कैंडिडेट पर ईयर आ रहे हैं जम्मू में। कुछ और डिसिप्लिन है, यूरोलॉजी में हमारा अप्रूव हुआ है, और भी 2-3 डिसिप्लिन में हमारे अप्रूव हुए हैं ये DNB के कैंडिडेट्स। कश्मीर में हमारे पास कोई 9-10 लड़के जो इसके हैं DNB के वो अप्रूव हुए हैं। तो वो भी एक कार्डियोलॉजिस्ट इन द मेकिंग और यूरोलॉजिस्ट इन द मेकिंग है, तो उसकी भी ट्रेनिंग चल रही है, वो भी पेशेंट केयर में मदद करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैक्सीनेशन के बारे में डल्लू साहब आपसे पूछूंगा। वैक्सीनेशन तो आपकी स्टार्ट हो गई है, लेकिन पहली बात लोग ये जानना चाहते हैं कि जी हम रजिस्टर कहाँ पे करें। कहा यह जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट कहाँ कर रहा कोई पता नहीं। पहले ये कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, फेज़ 1 में कौन होगा, 2 में कौन होगा और फेज़ 3 में कौन होगा? ये जैसे आपने कहा कि 3 फेजेज़ में वैक्सीनेशन होगी। पहले फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स का कर रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल था, तो उसी डेटाबेस को हमने अब अपलोड कर दिया कोविन पर, तो उनको SMS जा रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन चल रहा है। ठीक। फेज़ 2 में हम फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ, ये सब आते हैं। तो उनका डेटाबेस अपने अपने डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्ट करके हमको दे रहे हैं, तो उसको भी हम करेंगे। वो 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 25 तारीख तक वो हो जाएगा। उसके बाद उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। तीसरा फेज जब पब्लिक पर आएगा कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हों या 50 साल से अगर कम उम्र के भी हों लेकिन कोमॉर्बिडिटीज़ उनमें हों, तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वर्कआउट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक। वो बड़ा क्लियर होगा और हर आदमी को जो रजिस्टर उसमें करेगा उसको SMS जाएगा कि किस दिन उसको कहाँ पहुँचना है वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो वो वर्कआउट हो रहा है।
वो थोड़ा सा सब्र इसमें करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने ऐसा कोई माध्यम नहीं बना रहे जिसमें एक आदमी खुद ही, और क्योंकि ये तो सेल्फ आपने कहा है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन ही होगा, लेकिन कब उसको शेड्यूल किया जाएगा, कब उसका नंबर आएगा, वो उसको SMS आएगा। कोई प्रेशर तो नहीं है इसको लेकर के लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते? क्योंकि फर्स्ट दिन जब वैक्सीन लगाने की बारी आई तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कहते जी किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं लगवाया। आपकी एक कठुआ की प्रिंसिपल हैं, वो कह रही हैं जी कि मेरा नंबर जब आएगा तो मैं तब लगवाऊंगी, अभी मेरा नंबर नहीं आया। कोई BMO साहब है, वो कहते हैं जी मेरा नंबर नहीं आया, नंबर आएगा, नंबर इन सबका आएगा। और ये बात जब हमने मीजल्स रुबेला वैक्सीनेशन किया था, शुरू किया था, तो हमारे सेशंस होते थे वैक्सीनेशन के। अगर हमको दिन में 100 बच्चों को वैक्सीनेट करना होता था तो 7 या 8 ही बच्चे आते थे। अच्छा, शुरू में जब उन्होंने देखा कि नहीं इस वैक्सीनेशन से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो उसके बाद हमारा 100% टारगेट अचीव हुआ 3 महीने में। तो वही आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वही है, यहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं। शुरू में थोड़ी सी हेजिटेंसी जो होती है, इस तरीके की हेजिटेंसी हो सकती है कई लोगों में कि देखते हैं दूसरों को करने दो, हम देख लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब एक बार देखेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस ने कई सारे परिवारों को तहस नहस कर दिया जी, इतनी डेथ्स हो गई, तबाही हो गई, तो उससे बचने का एक तरीका हमारे पास मिला है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डुल्लू साहब, ऐसा क्यों लग रहा है सबको कि कश्मीर में सब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है? अब पिछले दिनों प्रेस रिलीज कश्मीर से आ गई कि कोल्ड स्टोरेज चेन ये है, फलां जगह वैक्सीन है, ये तमाम चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज जम्मू कश्मीर में लग रही हैं। अब आप जम्मू में अगर आप देखते हैं तो आपका जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आकर वहाँ पर इनॉग्रेट करना है, तो सारे प्रेस को पता चलता है जी कल सुबह ये होने जा रहा है। तो ये डिसऑर्गेनाइज सा क्यों है जम्मू रीजन में, और ये इतना ऑर्गेनाइज क्यों है कश्मीर में, जहाँ पर बर्फ़ भी है, जहाँ पर परेशानी भी है, जहाँ पर दिक्कत भी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डिपार्टमेंट एक ही है, एक ही डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर हमारे पास होता है, तो वही कोऑर्डिनेट करता है सारा। यहाँ जम्मू में भी अगर आप देखेंगे, बल्कि पहले दिन जो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन हुआ जम्मू में काफ़ी ज़्यादा हुआ कंपेयर टू कश्मीर। कश्मीर में थोड़ा हेजिटेंसी ज़्यादा थी, तो वैसी बात नहीं है। तो ये क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ था, तो और मेन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमको पहले डाउट था कि कितने बजे शुरू होगा, क्या होगा, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि कार्ड लेट बंटे या कुछ बंटे, बट दोज आर माइनर टेक्निकल इश्यूज, दोज आर सॉर्टेड आउट। एक और चीज़ देखने को मिली डुल्लू साहब, बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गए, यानी उन्हें इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, और दुनिया भर के एपिडेमोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि टी सेल्स जो हैं, अगर कभी भी इन्हें अब ये कोविड-19 या कोरोना वायरस इन्हें अटैक करता है, तो टी सेल्स फ़ौरन इन्फॉर्म करेंगे और फ़ौरन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। तो इन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत सिर्फ ससेप्टेबल पॉपुलेशन को है। लेकिन जम्मू में जो वैक्सीनेशन हुई उसमें देखने को मिला कई उन लोगों को की वैक्सीनेशन हो गई जो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके हैं। इसमें एक नेशनल लेवल पर एक ग्रुप बनाया गया है, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, नेगवैक कहते हैं उसको। ठीक। तो उसमें बड़े रेप्यूटेड साइंटिस्ट्स हैं जो इन सारे इश्यूज़ को, टेक्निकल इश्यूज़ को देख रहे हैं। ठीक। तो उन्हीं की एडवाइस के मुताबिक ये प्रोटोकॉल्स बने हैं कि किसको वैक्सीनेट करना है, किसको वैक्सीनेट नहीं करना है। हमारे पास ये भी क्लियरली पता चला है कि कहाँ पर इंडिकेटेड है वैक्सीनेशन, कहाँ पर इंडिकेटेड नहीं है। ये उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होकर फिर नेगेटिव हो गया तो उसको वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने पूरे देश भर में जो परसों वैक्सीनेशन का पहला सेशन हुआ तो उसमें अपने आप को वैक्सीनेट कराया है। जो कंडीशंस हैं जहाँ पर कंट्रा इंडिकेटेड है वैक्सीनेशन, वो है कि प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर टेस्ट नहीं हुए हैं, उनको नहीं करना चाहिए, और लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें अभी हमारे पास आई हैं क्लियर होकर नेगवैक के ज़रिए, तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो वैक्सीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट की? हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तो मुझे ये कि सफाई कर्मचारी जो हैं उन्होंने ड्यूरिंग कोविड-19 के इस क्राइसिस में हॉस्पिटल्स में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के बेडों के नीचे से उन्होंने क्या कहते हैं गंद भी निकाली, सफाई भी की, उनसे बातचीत भी की और उन्हें एंगेज भी रखा अपने साथ। एक तो उनको अवॉइड करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं। दूसरा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ फ्रंट लाइन में
लगभग तमाम मीडिया के जितने भी कर्मी हैं जम्मू और कश्मीर के, वो लोग भी कोविड से ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे थे। मगर अभी तक मीडिया को लेकर भी कोई प्लान समझ में नहीं आ रहा, ना ही तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कोई हमें इन्फॉर्मेशन है कि जी आपकी वैक्सीनेशन कब होनी है, और ना वॉलंटरी बेसिस पर कोई मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल के ज़रिए पता चले जी कि आपने। तो इन दोनों को लेकर आप व्हाट आर योर प्लान्स? और सबसे पहले कि इन सफाई कर्मचारियों का आर यू गोइंग टू रिवॉर्ड देम? जो आप सफाई कर्मचारियों का, और इसमें मैं ऐड करूंगा जैसे हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, हाँ बिल्कुल, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, हमारे और भी जो पैरामेडिक्स होते हैं जो काम करते हैं, नर्स या बॉडी बैग्स उठाते हैं, तो कई सारे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने कोविड में काम किया, हमने उनको एप्रिसिएशन लेटर्स दिए, बिल्कुल दिए हैं। बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव था तो वो गई हैं, तो वो काम हम कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे उनको जहाँ जहाँ हमको मौका मिलेगा हम कोविड वॉरियर्स को अप्रिशिएट करेंगे, उनको अवार्ड करेंगे, वो हम उनकी सराहना हर फोरम पर करेंगे। वो तो एक चलता रहेगा, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जहाँ तक मीडिया की बात अब कर रहे हैं, मीडिया के बारे में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बड़ा क्लियर कहा है, पॉलिटिशियंस के बारे में, मीडिया के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, बाकी लोगों के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि उनका नंबर आएगा जो 50 साल के ऊपर वाले लोगों के नंबर आएंगे, तो उसमें उसका थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे ही वो नंबर शुरू हो जाएगा उसका, तो उसमें मीडिया वालों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, पॉलिटिशियंस को भी, सभी को वैक्सीनेशन करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डुल्लू साहब। तो ये थे फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू। आपने तमाम जितने भी सवाल थे उनके जवाब सुन लिए, और सबसे अहम ये कि वैक्सीनेशन को लेकर अगर आपके जहन में किसी भी किस्म कोई शक व शुबा है, उसको दूर करिए। वैक्सीनेशन से थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट किसी भी तरीके से ख़तरनाक नहीं होंगे। ये कहना है उन तमाम साइंटिस्ट का जो इन वैक्सीन के साथ जुड़े हुए हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लगने जा रही है। और एक और गुजारिश आप सभी लोगों से, जैसे अटल डुल्लू साहब ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस आने जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। जो कुछ होगा आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।